चैप्टर 160 शिया वो किए ये ब्रेसलेट डोंग का है। झाओ फेंग इज समथिंग। क्राउन प्रिंस के शादी में इतनी खुशी नहीं थी, पर आज हिज मैजेस्टी इतने ज्यादा खुश क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे क्राउन प्रिंस उनका बेटा नहीं, झाओ फेंग ही उनका असली बेटा हो। एक मिनिस्टर के लिए इतना प्यार और अपने खून जिगर क्राउन प्रिंस के लिए सिर्फ ठंडी बेपरवाही। हिज मैजेस्टी के एक्शंस देख के तो क्राउन प्रिंस का दिल तोड़ देने जैसा हाल है। वांग वैन और क्विज हुआंग एक दूसरे को देखकर बस कड़वा मुस्कुराए। फुसू ने अपने पिता यिंगज़ेंग को एल्डर्स के बीच हंसी के साथ बैठे देखा और उसके दिल में बस एक कड़वी हंसी उठती। फादर, अगर आपने मुझे ली सी की बेटी से शादी करने पर मजबूर ना किया होता, अगर कोई भी और लड़की होती, इवन एक आम इंसान की बेटी, मैं शुक्रगुजार होता। आपने कभी मेरे जज्बात की परवाह नहीं की। आपको सिर्फ सुल्तानत की कुर्सी की ताकत नजर आती है। अगर मेरे शादी के दिन आप इतने खुश होते तो शायद मैं बड़ी खुशी से मर भी जाता। यिंगज़ेंग की खुशी देखकर पूरी हॉल में एक हल्की सी कसक फैल गई। और हकीकत ये, आने वाले सालों में भी यिंगज़ेंग आज का दिन याद करके खुश होता था। उसने सही फैसला किया था, झाओ फेंग के लिए एल्डर बनकर। स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम, झाओ गांव की आवाज हॉल में गूंजी। झाओ फेंग खुशियों से भरा वांग यान का हाथ पकड़कर धीरे धीरे झुका। एल्डर्स को दूसरा प्रणाम। झाओ फेंग और वांग यान ने वांग जियान और उनकी पत्नी को प्रणाम किया, फिर यिंगज़ेंग को। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। वांग जियान बार बार सिर हिला रहा था, आंखों में हल्का सा आंसू चमक रहा था। अपनी बेटी से उनका प्यार सब जानते थे। आज उसका विदाई का पल था, थोड़ा दुख पर उससे ज्यादा गर्व। यिंगज़ेंग ने झाओ फेंग को देखा और सीधे दिल में एक आंसू सा भर गया। काश काश झाओ फेंग फुसू की जगह होता। थोड़ी और ट्रेनिंग मिले तो ये मेरा हेयर बन सकता है। कितनी बड़ी किस्मत होती, पर क्या करें, ये संभव नहीं। सब पुत्रों में से सबसे अच्छा फुसू ही था, फिर भी वो उन एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंच पाया जो यिंगज़ेंग एक इटर्नल एम्परर के रूप में रखता था। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करे। झाओ फेंग और वांग यान एक दूसरे की तरफ मुड़ गए। झाओ फेंग की आंखों में मीठापन, नरमी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 4 साल पहले जो वादा किया था, आज वो पूरा हो रहा है। शायद मैं प्यार में इतना कभी नहीं था, पर एक आदमी होने का फर्ज आज पूरा कर रहा हूँ। वांग यान जैसे चांद की रोशनी में खिली एक कल्पना थी। झाओ फेंग के दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। घर बनाना और फिर काम की बुनियाद रखना, आज दोनों काम उसने कर लिए थे। रस्म पूरी। वर वधू अब चाय सर्व करें। अटेंडेंस ट्रेज लेकर आ गए। पहले झाओ फेंग आगे बढ़ा, अपने ससुर वांग जियान को चाय सर्व की। फादर इन लॉ, कृपया चाय स्वीकार करें। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। वांग जियान बार बार सिर हिला रहा था, आंखों में हल्का सा आंसू चमक रहा था। उसके बाद उसने लेडी वांग को चाय सर्व की। फिर वांग यान ने अपनी तरफ से यिंगज़ेंग को चाय दी। योर मैजेस्टी, कृपया चाय स्वीकार करें। गुड। यिंगज़ेंग ने मुस्कुराते हुए चाय ली। और इसी मुस्कुराहट ने वांगवान जैसे लोगों का दिल फिर से तोड़ दिया। फुसू की शादी के दिन यिंगज़ेंग का चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था, बेजिंदगी सा। आज खुशी की बरसात। झाओ फेंग ने भी यिंगज़ेंग को चाय दी। योर मैजेस्टी, मेरी शादी में एल्डर बन के आने के लिए आपका दिलदार शुक्रिया। ये एक ऐसा सीन था जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। एक मिनिस्टर की शादी में किंग एल्डर की सीट पर बैठे हों, ये सबसे बड़ा सम्मान था। यिंगज़ेंग हंस पड़ा और एक ही घूंट में चाय पी ली। झाओ फेंग अब सब गेस्ट्स की तरफ मुड़ गया। सम्मानित मेहमानों, आज आप सब यहाँ आए, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मैंने इमॉर्टल वाइन हाउस की सबसे बेहतरीन शराब तैयार कराई है। आज पियो, जश्न मनाओ, और शराब से ही गिरना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हा 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 हा, जनरल की शादी मुबारक। आज रात हम पी पी कर धड़ से गिर जाएंगे। जनरल झाओ फेंग की जय हो। हॉल कंग्रेचुलेशन से गूंज उठा।
द किंग्स हाउफेंग को इतना फेवर कर रहा है, शायद नेशनल गार्डियन के लिए एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है। मेंगवू ने हुआनाई से धीरे से कहा। कॉम्पिटिटर? हुआनाई ने झाओफेंग को देखकर हल्की सी हंसी दी। मेंगवू, मेंगवू, क्या तुम सोचते हो दीवारें हवा रोक लेती हैं? मेंग ई का फूसू को सपोर्ट करना मतलब पूरा मेंग परिवार उसी कैंप में है। ये बात ऑलरेडी सीक्रेटली स्प्रेड हो चुकी है। तुम फैमिली को ऊपर ले जाना चाहते हो, पर सोचा है अगर तुम गलत पड़ गए तो पूरा परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। ये वार्निंग भरी आवाज थी। वो कॉम्पिटिटर थे, पर साथ ही एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करते थे। और हुआनाई नहीं चाहता था कि मेंग फैमिली राष्ट्रीय संघर्ष में तबाह हो जाए। मेंगवू कुछ पल चुप रहा, फिर ठंडी सांस भरी। डिसीजन हो चुका है, अब वापस नहीं हो सकता। बाकी सब प्रिंसेस में क्राउन प्रिंस से बड़ा कोई नहीं। होगा शायद कोई नहीं, पर हमारी जैसी हाई रैंकिंग जनरल्स के लिए बेस्ट मूव यही है कि हम इस खेल में ना पड़े। फैमिली की रक्षा सबसे पहले। पार्ट 2। हुआंगी ने शांत से कहा। वांगजेन की तरह ये साफ था कि हुआंगी भी खुद को बचाने की कला में कमाल का माहिर था। देखा जाएगा, अभी डिसाइड होना बाकी है। मंग वो अपने विश्वास पर जिद्दी तरह कायम रहा। उसकी नज़रों में फूसू जीतने वाला ही है। बहुत सारे मंत्रियों के लिए फूसू का समर्थन करना सबसे ऑब्वियस चॉइस लग रहा था। खानदान, मी कुल और कोर्ट के कई अधिकारी, सबको यकीन था कि फूसू की जीत तय है, क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी और राजकुमार उससे कम्पीट करने लायक ही नहीं था। शादी के बाद सुहाग कक्ष में, यानर, इस बार मैंने तुम्हारा जवाब दे दिया। जाओफेंग मुस्कुराया। हल्की सी नरम रहना पतिदेव, वांगयान ने शर्माते हुए ऊपर देखकर कहा। उस रात ने चुपचाप अपना दामन ले लिया। साइड हॉल। जाओफेंग 5 आल्कमी फर्नेसेस के सामने खड़ा था। डिजाइन अलग अलग, क्वालिटी एक ही जैसी, एक भी सुपीरियर नहीं, सब ऑर्डिनरी फर्नेसेस। एज एक्सपेक्टेड, अच्छे क्वालिटी का अल्केमी फर्नेस मिलना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आजकल के ज़्यादातर अल्केमिस्ट लोग सब ढोंगी हैं और उनके फर्नेसेस भी बेकार। चलो देखते हैं इनमें से कौन सच में ट्रू फायर को झेल सकता है। ये सोचकर उसने अपना हाथ उठाया। ध्यान से की उसके हाथों में इकट्ठा हुआ और एक तेज लाल आग बन गई। ये थी ट्रू ची फायर। ग्रैंड मास्टर रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स ही ऐसी आग बना पाते थे, वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए। पर जाओफेंग वो अलग था। हर एट्रीब्यूट में मास्टरी, की रिकवरी इतनी फास्ट कि ये फ्लेम लगातार चल सकती थी। उसने आग फर्नेस पर छोड़ दी। सिर्फ कुछ ही सांसों के बाद क्रैक, एक फर्नेस फट के टूट गया। सारा कचरा है। उसने गुस्सा किया और अपनी टेस्टिंग जारी रखी। आखिर में सिर्फ एक फर्नेस ही बच पाया। एटलीस्ट एक तो चलने लायक है। बाद में कोई बेटर फर्नेस मिल जाए तो अच्छा रहेगा, उसने सोचा। एक वेव के साथ उसने बचा हुआ फर्नेस अपनी स्पेशल स्टोरेज में रख दिया। तभी, मास्टर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जांगमिंग ने कहा। यंग मास्टर और यंग लेडी भी रेडी हैं, हम कभी भी निकल सकते हैं। गाड़ी तैयार करो, मैं पहले पैलेस जाकर आता हूँ। जी मास्टर। शाचुन, मैं फाइनली घर लौट रहा हूँ। माँ, बहन, क्या आप दोनों ठीक हैं? जाओफेंग की आंखों में पुरानी प्यार और यादें चमक उठी। एपांग पैलेस। तुम घर जा रहे हो? इंगझेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ महाराज, सामान सब तैयार है, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। जाओफेंग ने नमस्कार किया। 1 महीने की छुट्टी देता हूँ, इंगझेंग ने कहा। उसके बाद वापस शियान आ जाना, हमें मिलिट्री कैंप का निर्माण डिस्कस करना होगा। धन्यवाद महाराज। जाओफेंग दोबारा झुक गया। जाओ, इंगझेंग ने हाथ हिलाया। जाओफेंग ने मुड़कर हॉल से बाहर कदम रखे। जाओ मैनर। शिया ऊचिए पहले से ही मेन हॉल में मौजूद था। ग्रेट फिजिशियन शिया, आप यहाँ? जाओफेंग हैरान हो गया। इतने दिन हो गए, मैं कैसे भूल सकता हूँ मैडम जाओ की दाकन देखना? शिया ऊचिए हंस दिया। ग्रेट फिजिशियन शिया, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। जाओफेंग ने सच्ची प्रशंसा की। जांगमिंग, यानर को बुलाओ। जी मास्टर। थोड़ी देर बाद यानर आई, दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए। हस्बैंड,
सब ठीक तो है? ये ग्रेट फिजिशियन शिया वुचिए हैं, हमारे ग्रेट पुतिन के सबसे बड़े वैद्य हैं, जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इनका नाम पहले बहुत सुना है, वांग यान ने नमस्ते किया। हाँ हाँ, मैडम जाओ, मैं आज आपकी नादी देखने ही आया हूँ। मेरी नादी? वांग यान ने हैरानी से पूछा। जाओ फेंग ने समझाया, जब आपने बच्चे को जन्म दिया था तब हमारे मेडिकल कैंप में ग्रेट फिजिशियन शिया थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी रिकवरी चेक कर लें। अच्छा, समझ गई, वांग यान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। पर फिर भी कंफर्म करना जरूरी है, ब्लड जिनसेंग ज्यादा हो जाए तो भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, शिया वुचिए ने समझाया। यानर नादी देखने दो, जाओ फेंग ने कहा। ठीक है। वांग यान बैठी। शिया वुचिए भी टेबल के पास घुटनों पर बैठा। वांग यान ने हल्का सा अपनी स्लीव ऊपर की और शिया वुचिए जम गया। उसकी आंखों में शौक, हाथ हवा में ही रुक गया। ये ब्रेसलेट, ये तो विंटर का है। उसकी माँ ने उसे दिया था, हमारे परिवार की विरासत। ये यहाँ कैसे? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो ब्रेसलेट वो कभी गलत नहीं पहचान सकता था। वो उसकी बेटी विंटर का था, और विंटर ने लाइफ लॉन्ग सिर्फ एक लड़के को जन्म दिया था, जाओ फेंग। ग्रेट फिजिशियन शिया, कुछ हुआ? जाओ फेंग ने हैरानी से पूछा। ये ब्रेसलेट, मैडम जाओ का, ये कहाँ से आया? बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल वही। यानर, कहाँ से मिला? जाओ फेंग ने पूछा। तुम्हारी माँ ने दिया था, यानर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। उन्होंने कहा, ये परिवार की विरासत है, सिर्फ बहू को मिलता है। जब मैं शाचुन गई थी तब दिया था। अच्छा, तो डेफिनेटली मेरी माँ की कोई महंगी चीज होगी, मुझे पता भी नहीं था, जाओ फेंग हंस पड़ा। फिर वो शिया वुचिए की तरफ मुड़ा। ग्रेट फिजिशियन शिया, शायद आपने कहीं पहले ऐसा ब्रेसलेट देखा होगा? हाँ, शायद देखा होगा, शिया वुचिए ने जबरदस्ती मुस्कान लाई, पर अंदर से उसका दिल तूफान की तरह हिल रहा था। जाओ फेंग की आंखें, बिल्कुल विंटर जैसी। ये गलती नहीं हो सकती। ये लड़का, ये मेरा पोता है, मेरा अपना खून। 21 साल तक उसने सोचा उसकी बेटी मर चुकी है। जाओ जी की बातों ने उसका विश्वास तोड़ दिया था, पर अब सब कुछ बदल चुका था। पार्ट 3। झाओ जी पागल हो चुकी थी, इसलिए उसने कोई नाम नहीं बताया। लेकिन झाओ वूकवे बिल्कुल जानता था वो किसकी बात कर रही थी। उस दिन झाओ वूकवे बिल्कुल टूट गया था। उम्मीद की जो बची खुची रोशनी थी वो भी खो गई। यिंग ज़ेंग के साथ झाओ राज्य जाना भी उसकी एक कोशिश थी, एक छोटी सी उम्मीद बचाए रखने की। अगर यिंग ज़ेंग को ये पता चल जाता कि डोंगर सच में मर चुकी है, तो उसका गुस्सा झाओ को खून से भर देता, और झाओ वूकवे, जो खुद झाओ का ही रहने वाला था, अपनी बेटी की वजह से पूरे राज्य पर विनाश नहीं चाहता था। यिंग ज़ेंग उससे इज्जत देता था, फैमिली की तरह, विश्वास की तरह। पर झाओ वूकवे जानता था, अगर डोंगर चली गई होती तो यिंग ज़ेंग टूट जाता, और साथ ही दुनिया भी। इसलिए सपने को जिंदा रखना ही बेहतर था। और अब उम्मीद की रोशनी फिर से चमक उठी। बेटी का जेड ब्रेसलेट झाओ फेंग की पत्नी के हाथ पर, और वो भी उसकी माँ ने दिया था। कोइंसिडेंस? बिल्कुल नहीं। पहले झाओ फेंग की आंखें बिल्कुल डोंगर जैसी, और अब ये ब्रेसलेट। ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है। खुदा का शुक्र है, अगर मैं आज यहाँ ना होता, अगर मैं झाओ फेंग से वादा करके ये पल्स चेक करना भूल जाता, तो मैं अपनी मरने की सांसों तक ये सच कभी न जान पाता। खुशी की लहर उसके दिल में फैल गई, पर साथ ही एक गहरी सी दहशत भी। अगर आज वो ना आता, अगर ये एक पल मिस हो जाता, तो झाओ फेंग अपनी पत्नी को लेकर शाखुन निकल जाता, और जब तक वो मिलते, शायद सब बहुत देर हो चुकी होती। मास्टर झाओ फेंग की आवाज़ ने उसे होश में लाया। चलिए, नदी देख लेता हूँ। झाओ वूकवे ने अपने आप को संभाला और डायग्नोसिस शुरू किया। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाकर कहा, जैसा कि मैंने सोचा था,
लिविंग डेड वाले ब्लड जिनसेंग का असर कमाल का है। सिर्फ आधा हिस्सा भी कमियों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। लेडीज़ हाउ की तबीयत अब ठीक हो चुकी है, बस थोड़ी सी ज़्यादा पोषण की निशानी है। मैं कुछ जड़ी बूटियों का प्रिस्क्रिप्शन दे देता हूँ जिससे जिनसेंग की दवाइयाँ पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। फिर वो मुस्कुराया, और अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो जनरल झाओ, आपको बधाई हो। बधाई? झाओफेंग हैरान हो गया। तभी उसे समझ आया और उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी। यानर, क्या तुम फिर से? हाँ, बिल्कुल। झाओ वुकवे हंसा। लेडीज हाउ में अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी है, अभी बहुत हल्के हैं, पर मेरे सालों के तजुर्बे को कोई धोखा नहीं दे सकता। यानर, फिर से तकलीफ उठानी होगी। झाओफेंग ने प्यार से कहा। ये कोई तकलीफ नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। वांग यान ने कोमल नज़र से जवाब दिया। इस दौर में कॉन्ट्रासेप्शन लगभग नामुमकिन था और झाओफेंग जैसे प्रभावशाली आदमी के लिए बच्चों की गिनती कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शाओ वुकवे का एक और निवेदन। जनरल झाओ, शाओ वुकवे उठ खड़ा हुआ। एक और गुजारिश है। कहिए मास्टर्स हाउ। लेडीज हाउ के हाथ का ये जेब ब्रेसलेट मुझे बहुत पुरानी यादों की याद दिलाता है। एक बहुत करीबी इंसान का था, बिल्कुल ऐसा ही। क्या मैं आपके साथ आपके गांव चल सकता हूँ? मैं आपकी माता से इस ब्रेसलेट के बारे में पूछना चाहता हूँ। शायद मुझे अपने उस पुराने दोस्त की खबर मिल जाए। उम्र भर का सबसे गहरा दर्द उसकी आंखों से झलक रहा था। झाओफेंग हंस पड़ा। मास्टर झाओ, आप तो बहुत दयालु हैं। इतने साल पुरानी बात याद रखना और मेरी पत्नी की तबीयत चेक करने खुद आना, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? मेरी माँ भी चिकित्सा में निपुण है। आप जैसे महावैद्य से मिलकर वो ज़रूर खुश होंगी। ये कहकर उसने तुरंत हाँ कर दी। फिर मैं आपका बोझ बन जाऊं? झाओ वुकवे जोर से हंस पड़ा। तभी, लॉर्ड झाओ, सब तैयारी हो गई है। गाड़ियाँ, सामान सब तैयार है। झांग मिंग ने सलाम किया। अच्छा, लिन फू को कहो एस्टेट की जिम्मेदारी संभाले। मास्टर झाओ, क्या आपको कुछ तैयारी चाहिए? झाओ वुकवे ने हाथ हिला दिया। सिर्फ 2 कपड़े उठा लूंगा, मेरे पास कोई परिवार नहीं है, तैयारी की जरूरत ही क्या है? फिर चलिए, झाओफेंग ने कहा। वो वांग यान का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गया। पीछे से शाओ वुकवे के दिल की आवाज गुनगुनाई। डोंगर, अगर ये तुम हो, नहीं, ये जरूर तुम ही हो। मेरी जिंदगी के मुश्किल से कुछ साल बचे हैं, पर अगर मरने से पहले तुम्हें एक बार देख लूं, मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था इतने सालों से। उसका दिल किसी जवान लड़की की तरह धड़क रहा था। हिंदिंग से निकलती हुई मंजिल। कुछ देर बाद 500 एलीट गार्ड्स के पहरे में कई गाड़ियों का कॉन्वॉय हिंगनिंग से बाहर चला। सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप, शाओ वुकवे के घर पर, और जैसे ही वो घर से निकला, उसका स्टीवर्ड सीधा पैलेस भाग गया। योर मैजेस्टी, मास्टर शाओ का स्टीवर्ड ऑडियंस चाहता है, झाओ गांव ने रिपोर्ट किया। यिंग ज़ेंग ने मेमोरियल एक तरफ रख दिया। भेजो अंदर। स्टीवर्ड दौड़ता हुआ आया और घुटनों पर गिर पड़ा। योर मैजेस्टी, मास्टर शाओ हिंगनिंग छोड़कर जनरल झाओफेंग के साथ चल दिए। उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें। झाओफेंग के साथ? किस लिए? मास्टर ने कहा कि हिंगनिंग बहुत निराश हो गया था। जनरल झाओ से उनका पुराना रिश्ता भी है, तो वो उसके गांव जाकर थोड़ा मन हल्का करना चाहते हैं, और जनरल झाओ के होते उनकी सुरक्षा की कोई टेंशन नहीं है। ये सुनकर यिंग ज़ेंग ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। अच्छा है। मास्टर शाओ ने जीवन भर सेवा की, अब उनके शिष्य भी काबिल हो चुके हैं। मेडिकल एकेडमी भी उनके बिना चलती है। उनका थोड़ा घूमना अच्छा ही है। स्टीवर्ड ने सलाम किया। योर मैजेस्टी सच में दृष्टवांत हैं। अब जब वो नहीं है, घर का ध्यान रखना, कोई लापरवाही नहीं। जी महाराज। स्टीवर्ड निकल गया। पूरे कोर्ट में शायद सिर्फ मास्टर शाओ ही थे जो बिना इज़्न के हिंगनिंग छोड़ सकते थे। यिंग ज़ेंग के लिए जब तक उनके फादर इन लॉ खुश थे, बस वही काफ़ी था। यिंग ज़ेंग का चुप हुआ सवाल। स्टीवर्ड के जाने के बाद यिंग ज़ेंग ने धीरे से कहा, झाओ गाओ,
क्या तुम्हें लगता है मास्टर शाओ को हिंगनिंग की जिंदगी बहुत निराश लगती थी? शायद उनके लिए ये शहर एक कैद था। ये सवाल सीधा झाओगांव से था। झाओगांव ने तुरंत झुककर जवाब दिया, ये दास अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं करता। पार्ट 4 चैप्टर 161 घर वापसी, माँ से मिलाप, श्या वूकी की खुशी। झाओगांव के शब्दों पर यिंग ज़ैंग ने अपना सर तक नहीं उठाया। हा को दरबार में आने दो और राज्य के काम संभालने दो, उसने धीरे लेकिन बहुत साफ आवाज में कहा। ये सुनते ही झाओगांव का चेहरा बिल्कुल बदल गया। पहले शौक, फिर यकीन नहीं हुआ, जैसे किसी ने उसके कान पर विश्वास नहीं करने लायक चीज कह दी हो। योर मैजेस्टी, शहंशाह 18th प्रिंस को दरबार में बुलाएंगे? वो दोबारा पूछा, अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने ठीक सुना है या नहीं। जाकर फरमान सुना दो, यिंग ज़ैंग ने हल्का सा नजर उठाकर कहा, फिर वापस मेमोरियल उठा लिया और बात खत्म। जैसे आपका हुक्म। झाओगांव ने अपने दिल की खुशी दबाते हुए झुककर सलाम किया। उसने अपना जज्बात कंट्रोल किया और धीमे कदमों से हॉल से निकल गया। उसके निकलते ही यिंग ज़ैंग ने धीरे से कहा, फुसू, उम्मीद है कंपटीशन से तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा, वरना तुम सच में नहीं बच सकते। ये कहकर उसकी आंखों में सोच का गहरा रंग उभरा। अंतःपुर, हुफी रेन का महल। डायरेक्टर ऑफ पैलेस कैरेजेस हाजिर हैं। यूनक की आवाज हॉल के बाहर गूंज उठी। हुफी रेन तुरंत खड़ी हो गई। गुलामी आपको सलाम करती है। झाओगांव हॉल में घुसता हुआ बोला, लॉर्ड झाओ, बिना बताए यहाँ आने का क्या मतलब है? लगता है कोई खास खबर है। हुफी रेन मुस्कुराई, लेकिन आंखों में बेचैन उत्सुकता थी। झाओगांव का चेहरा पूरी तरह से चमक रहा था, जैसे अंधेरे में अचानक मशाल जल गई हो। अच्छी खबर है फेरेन, बहुत अच्छी। उसकी खुशी उसके अंधेरे सा दिखने वाले चेहरे को भी हल्का बना रही थी। हुफी रेन की आंखें बढ़ी, पर वो चुप रही। साइन दे दिया कि बताओ आगे। शहंशाह ने अभी अभी फरमान दिया है। झाओगांव ने गहरी सांस ली और बोला, आज से 18th प्रिंस दरबार में हिस्सा ले सकते हैं और राज्य के काम सीख सकते हैं। व्हाट? हुफी रेन जैसे थोड़ी देर के लिए जम ही गई, बिल्कुल सीधी खड़ी रह गई। ये सच है? फेरिन, पूरा सच। मैं खुद हैरान हो गया था। शहंशाह से दोबारा पूछना पड़ा, लेकिन उन्होंने तस्दीक की। हुफी रेन का पूरा चेहरा खुशी से चमक उठा। दरबार का दरवाज़ा सिर्फ उन्हीं शहजादों के लिए खुलता है जिन्हें शहंशाह सच में पसंद करते हैं। ये क्राउन प्रिंस की सीधी 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 राह है। झाओगांव ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। लगता है शहंशाह अब फुसू से बहुत निराश हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने हुहाई को मौका दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक हल्की सी खतरनाक मुस्कान उनके बीच से गुजर गई। एक थी हुहाई की माँ, दूसरा वो आदमी जो हुहाई के जरिए असली ताकत चाहता था। हुफी रेन ने सोचा, ये सब इतना अचानक, जरूर कुछ हुआ होगा। फुसू ने कोई गलती की? झाओगांव हल्की सी ठंडी हंसी हंसा। फुसू नहीं, लेकिन वांग वान और उसकी पूरी पार्टी। फिर उसने धीरे से झुककर कहा, फेरेन, क्या आप जानती हैं, ये सब एक तरह से झाओ फेम की वजह से हुआ है। झाओ फेम? हुफी रेन बिल्कुल हैरान हो गई। वो तो उसकी बात ही नहीं करता, न वांगवान की तरफ है न फुसू की तरफ, तो फिर? झाओगांव ने सिर हिला दिया। नहीं, वो पक्का तरफ ले रहा है। वांगवान की पार्टी ने उसको बार बार चोट पहुंचाई। चुन्यू युए ने तो उनके पुराने रिश्तों पर जबरदस्ती दबाव डालने की भी कोशिश की थी। इस सब का बदला उसने एक ही रात में ले लिया, शहंशाह के साथ पीने बैठकर। उसके बाद शहंशाह का रवैया फुसू की पार्टी के लिए बदल गया। तभी उन्होंने हुहाई को दरबार का रास्ता दे दिया। हुफी रेन का चेहरा बदल गया, इस बार शौक से नहीं, गहन सोच से। झाओ फेम इतना असर रखता है? झाओगांव ने गहरी सांस ली। शायद शहंशाह उसकी ताकत, उसके बुद्धि और उसके युद्ध कौशल को बहुत पसंद करते हैं। 2 पुराने राज्यों की बर्बादी में उसका हाथ था, कम उम्र पर जिम्मेदारी गंभीर। हुफी रेन धीरे से बोली, फुसू
उसके आसपास के लोगों की वजह से ही दुश्मन बनता जा रहा है। जाओ फेम दुश्मन नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों की वजह से बन गया। फिर उसकी आंखों में लालच की चमक आई। अगर वो हमारा साथ दे, कम से कम न्यूट्रल हो जाए, तो हु हाई की रणनीति पूरी हो सकती है। जाओ गाओ ने धीरे से मुस्कुराया। पिन साम्राज्य शाचंग कमांडरी। 10 दिन की मुसाफिरत के बाद उनकी गाड़ियां आखिर शाचंग की सीमा में प्रवेश कर गई। स्वामी, शाचंग आ गया है, जमीन ने पीछे से कहा। जाओ फेंग ने गाड़ी का पर्दा उठाया, नीचे उतरकर सीधे उन बड़े पत्थर के बोर्ड को देखा। शाचंग, मैं वापस आ गया। लेकिन फिर एक ठंडी सी सोच उसके दिमाग में आई। हिस्ट्री में पिन शी हुआंग की मौत शाचंग के पास हुई थी। लीसी और जाओगाओ ने उसका अंतिम फरमान तक बदल दिया था। उसने धीरे से हवा अंदर ली। इस दुनिया में शायद सब कुछ बदल रहा होगा। आखिर मैं इस कहानी का हिस्सा कभी नहीं था। शाचंग, शहंशाह की मौत का शहर। कितनी अजीब किस्मत है। जाओ फेंग थोड़ी देर तक चुप उस पत्थर को देखता रहा। स्वामी। पार्ट 5। दोपहर हो चुकी है। तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है? शाम तक पहुंच जाएंगे? जैंगमिंग ने पूछा। आधा दिन का सफर काफी है, जाओ फेंग मुस्कुराकर बोला। जब उसे पहली बार सेना में भर्ती किया गया था, तब वो इसी शाचंग के चेकपॉइंट से गुजरा था और आगे ही शाचंग कमांडरी का राजधानी शहर था। तभी पीछे की गाड़ी से शावूची नीचे उतरकर आया। हम शाचंग में आ गए हैं। जाओ जनरल, ये तुम्हारा जन्म स्थल है, श्यावूची ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। जी, 4 साल, और आखिर में घर लौट आया। जाओ फेंग की आंखों में गरम सी चमक थी। श्यावूची हल्का सा हंस पड़ा। मैं हमेशा क्यूरियस रहा हूँ, किस मिट्टी ने तुम जैसे वीर पैदा किए हैं। ये बात आधी सच थी, आधी छुपाया हुआ दर्द। उसका दिल धड़क रहा था। जितना वो जाओ फेंग के साथ सफ़र करता, उतना यकीन होता जाओ फेंग शायद उसका पोता हो सकता है, और जाओ फेंग की माँ, वो बेटी जिसकी तलाश वो 23 साल से कर रहा था। शाचंग पहुंचते ही उसके दिल में अजीब सी अपनापन की लहर दौड़ गई। वेलकम प्रोसेशन। जब उनकी यात्रा कमांडरी कैपिटल के पास पहुंची, तो सामने दूर तक सफ़ेद धूप जैसा चमकता दृश्य था। 100 से ज्यादा स्थानीय सैनिक और 10-15 अधिकारी उनका इंतजार कर रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि सुप्रीम जनरल का गाड़ी आज यहीं से गुजरेगी। ये गाड़ी क्या सुप्रीम जनरल जाओ फेंग की है? एक अधिकारी आगे बढ़कर बोला। उसका नाम था यान बिंग। जैंगमिंग ने उससे शांत दृष्टि से देखा। आप कौन? सेवा में प्रस्तुत, मैं शाचू काउंटी का गवर्नर यान बिंग। जनरल के स्वागत के लिए व्यक्तिगत रूप से आया हूँ। मालिक को जाकर बताता हूँ। जैंगमिंग ने सीधे मना नहीं किया, बल्कि घोड़ा मोड़कर लौट गया। मालिक, शाचू का गवर्नर सामने आपका स्वागत कर रहा है, मिलना पसंद करेंगे? जाओ फेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वो मेरे परिवार की देखभाल करता रहा है। हाँ, मिलते हैं। उसके निकलने पर पर्दे उठाए गए और जाओ फेंग का कदम जमीन पर पड़ा। यान बिंग ने एक नज़र में देख लिया। जाओ फेंग अभी भी वही काला किन सेना का वर्दी पहने था, न शहनशाही कपड़े न गहने, लेकिन उसकी बॉडी से निकलती शौर्य की आभा और मौत जैसी खामोशी वही सबसे खास थी। अफवाहों के मुताबिक सुप्रीम जनरल सच में जवान है। सिर्फ 20 साल की उम्र और दर्जा इतना ऊंचा? ये मेरी किस्मत बदलने का मौका हो सकता है, यान बिंग ने सोचा। जाओ फेंग जैसे जैसे पास आया, वो और झुक गया। अधीन यान बिंग, सुप्रीम जनरल को प्रणाम करता हूँ। इस संकेत पर सारे अधिकारी और सैनिक एक साथ झुके। उठो, जाओ फेंग ने हल्का सा हाथ उठाते हुए कहा। उन्हें देखकर जाओ फेंग को 4 साल पुराने पल याद आ गए। तब ये लोग उसके लिए आसमान जैसे दूर थे, और आज वो सबसे ऊपर खड़ा था। ये सिर्फ किन की ईमानदार सिस्टम ही कर सकती थी। यान बिंग बेचैन अदब से बोला। सुप्रीम जनरल का वापस आना हमारे शाचू के लिए गौरव की बात है। आपको घर तक स्वयं ले चलने का मुझे मौका मिले, यही सम्मान है। जाओ फेंग ने हल्की सी सर्दी भरी मुस्कान दी। तो ठीक है गवर्नर यान। शाह विलेज नाइट। रात हो चुकी थी, लेकिन आज शाह विलेज में हर घर में दीपक जल रहे थे।
गांव कुछ साल पहले एक छोटा साधारण निवास था। अब नई नई हवेली, ज्यादा लोग, ज्यादा दुकानें, ज्यादा खेती। जाओफेंग के सुप्रीम जनरल बनने से पूरे गांव की किस्मत बदल गई थी। पहले कुछ 100 लोग रहते थे, अब लगभग 2000। एक छोटा कस्बा बन चुका था। गाड़ी के अंदर जाओफेंग ने पर्दा उठाया। ज़ैंगमिंग, मेरा घर इतना बड़ा नहीं कि सबको ठिकाना मिल सके। लोगों को गांव के बाहर कैंप लगाने दो। जाओ की बात सुनकर यानबिंग तुरंत बोल पड़ा। सुप्रीम जनरल को पता नहीं होगा, पर शहंशाह ने खुद हुक्म दिया था। राजा के शिल्पकारों ने आपके लिए एक विशाल कोठी बनाई है। ये पूरे सौधारों और सेना के लिए काफी है। जाओफेंग थोड़ा हैरान हो गया। उतनी बड़ी? हाँ, मैं कई बार देखकर आ चुका हूँ। यानबिंग हंसते हुए बोला। तो ठीक है, फिर हम वापस घर चलते हैं, जाओफेंग ने कहा। जी मालिक, ज़ैंगमिंग ने जवाब दिया। विलेजर्स रिएक्ट। उस रात गांव ने घोड़ों की चाप, लोहे की झंझनाहट और सैनिकों की पुकार गूंज उठी। बाहर क्या हो रहा है? क्या सेना आ गई है? हाय राम, कोई हमला तो नहीं? जब गांव वाले बाहर निकले तो उन्होंने चांदनी के रोशनी में एक लंबी सेना की यात्रा को देखा जो सीधे जाओफेंग के घर जा रही थी। अरे, वो तो जाओ मैनर जा रहे हैं। क्या जनरल जाओफेंग वापस आ गया है? हाँ बिल्कुल। चलो देखने चलते हैं। हमारी 5 बीघा जमीन उन्होंने सस्ते रेंट पर दे रखी है, उनका शुक्रिया तो जरूर देना चाहिए। चलो जल्दी। एक पल में पूरा गांव जाओफेंग को देखने भाग पड़ा। जाओ मैनर रियूनियन। मैडम, मिस, सुप्रीम जनरल वापस आ गए हैं, साथ में यंग मिस्ट्रेस भी। घर के स्टुअर्ट की चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। मैडम जाओ और जाओ इंग, जो अपने कमरे में जड़ी बूटियां चान रही थी, सब कुछ छोड़कर भागती हुई बाहर आईं। दरवाजे के पास सारे नौकर झुककर पुकार रहे थे। स्वागत है सुप्रीम जनरल, जाओफेंग ने हल्का सा हाथ उठाते हुए कहा। 500 लोगों का भोजन तैयार करो, और हाँ, सब लोग अपने काम पे लौट जाओ। फिर मैडम जाओ और जाओइंग दरवाजे से भागकर बाहर आईं। जब उनकी नज़र जाओफेंग पर पड़ी, उनके पैर थरथरा गए, आंखों से आंसू फूट पड़े। 4 साल के बाद उनका बेटा घर लौट आया था। पार्ट 6। फंगर। मैडम झाओ की आवाज कांपते हुए निकली। भैया! इन दोनों की आवाज सुनते ही जाओफेंग तुरंत मुड़ा और उसने उन 2 चेहरों को देखा जिन्हें वो पिछले 4 सालों से जंग के बीच सबसे ज्यादा याद करता था। माँ, छोटी, मैं वापस आ गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और दोनों को जोर से गले लगा लिया। ये था असली परिवार का प्यार, गहरा, सच्चा और लंबे इंतजार के बाद मिला सुकून। बस यही चाहिए था। बस तुम वापस आ जाओ। 4 साल हो गए, आखिर तुम घर लौट आए। तुम और लंबे हो गए हो और भी मजबूत। बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम झाओ ने बेटा एक एक नज़र से देखा। जब उन्होंने यकीन किया कि उनका बेटा पूरा सेहतमंद वापस आया है, उनसे ज्यादा खुश दुनिया में कोई नहीं हो सकता था। माँ, छोटी, वान यान भी सामने आई और नरमी से उन्हें बुलाया। यानेर, तुम भी आ गई। मैडम झाओ का चेहरा और चमक उठा। नानी, बुआ, दोनों छोटे बच्चे खुशी से भागते हुए आए। अच्छा, तुम सब वापस आ गए। मैडम झाओ उन दोनों को प्यार भरी नजरों से देखते हुए झुकी। इस जमाने में लड़कों को ज्यादा तरजीह दी जाती थी, पर मैडम झाओ के लिए कोई फर्क नहीं था, ना तब ना अब। उनके लिए दामाद हो या बेटी, पोता हो या पोती, सब एक जैसे प्यारे। माँ, उनके नाम रख दिए गए हैं। बेटे का नाम जाओ छी और बेटी का नाम जाओ लिंग, वान यान ने बताया। जाओ छी, जाओ लिंग, बहुत खूबसूरत नाम है। मैडम झाओ ने खुलकर तारीफ की। वो झुककर दोनों बच्चों को गले लगाती हैं। मेरे प्यारे छी और लिंगर, जरा नानी बुलाओ जरा। दोनों बच्चे सीधे से बोले, नानी, नानी। आह! मैडम झाओ की खुशी की कोई सीमा नहीं। मुझे भी बुलाओ। जाओ यान झुककर उनसे खेलती है। बुआ, बुआ। जाओ यान हंसी से भर गई।
जाओ फेंग ये सब देखकर दिल से सुकून महसूस कर रहा था। यही तो उसका सपना था, एक खुश परिवार, एक अपना घर, अपने बच्चे। अब सब पूरा हो चुका था। साथ ही साथ वो एक सुप्रीम जनरल था और एक रहस्य फोर्स का मालक। द फ्यूचर वॉज लिमिटलेस। भैया, जाओ यांग भागकर उसके पास आई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सुप्रीम जनरल बन जाओगे। पता तो चले कि असली में तुम ही हो, कोई और नहीं। वो उसका गाल दबा दबा कर देख रही थी। पूरे किन में सिर्फ जाओ यांग ही ऐसा कर सकती थी। पागल हो क्या, मैं ही हूं। जाओ फेंग ने उसका हाथ हल्का सा ठपका। माँ, देखो ना, भैया तो वैसे ही मुझे सताता रहता है। अरे, कभी कभी तुम भी मजाक करती हो। मैडम झाओ मुस्कुराई, लेकिन उसी पल मैडम झाओ की नजर दरवाजे पर खड़े एक आदमी पर पड़ गई। एक ऐसी नजर जो सीधा दिल को छेद कर निकल जाए। वो आदमी कांप रहा था, आंखों में आंसू, सांसों में घबराहट, दिल तूफान की तरह धड़क रहा था। ये डूंगर है, मेरी बेटी, वो जिंदा है, वो जिंदा है। डूंगर सच में जिंदा है। शाया वकुए की आंखों में 21 साल का दर्द, प्यार और इंतजार एक साथ फूट पड़ा। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी, अपनी बिछड़ी हुई बेटी को ढूंढ लेना, और वो अब उसके सामने खड़ी थी। जाओ फेंग ने दरवाजे के पास खड़े स्टीवर्ड की तरफ देखा। तुम स्टीवर्ड हो, है ना? जी, सुप्रीम जनरल। मेरे गार्ड्स के लिए रुकावट का इंतजाम करो, खाना भी तैयार करवाना। आपने भी अभी तक नहीं खाया होगा। स्टीवर्ड तुरंत चला गया। बाकी सारे नौकर भी निकल गए। अब सिर्फ जाओ परिवार रह गया। जांगमिंग और बाकी गार्ड्स भी स्टीवर्ड के पीछे चले गए। तभी मैडम झाओ की नजर फिर से उस शख्स पर जा गई। वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ती है। उनके चेहरे पर हैरानपना, गहरी उदासी, छुपा हुआ दर्द, एक अजीब सी पहचान और ढेर सारा डर। जाओ फेंग ने अभी तक ये नहीं देखा था। भैया, ये कौन है? जाओ यान ने पूछा। तभी जाओ फेंग को याद आया। ओह, मैं तो भूल ही गया। वो मुस्कुराया। माँ, छोटी, ये हैं शाया वकुए, ग्रेट किन के सबसे महान वैद्य हैं। इनसे मेरी मुलाकात जाओ स्टेट में हुई थी। उनके शिष्य से भी मैं काफ़ी मिलता था। सियांगयांग में इन्होंने यानी का इलाज भी किया था, और जब इन्होंने माँ का दिया हुआ जेड ब्रेसलेट देखा तो बोले उनकी एक पुरानी जान पहचान की चीज़ से मिलता है। इसलिए ये मेरे साथ शाह विलेज तक आ गए, देखने के लिए कि क्या माँ उनके उस पुरानी परिचित की वंशज है। जाओ फेंग ने सीधा सा बताया। उस पल शाया वकुए और मैडम झाओ की आंखें एक दूसरे से मिली। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, पर उनकी नजर में सब कुछ था। पहचान, दर्द, इनकार, सच्चाई और खो चुके रिश्ते की पुकार। वैद्य शाया, क्या हुआ? क्या वाकई माँ को पहचानते हैं? जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। शाया वकुए ने आंखों का आंसू दबाया, मुस्कान, जबरदस्ती मुस्कुराया। जी हाँ, वो एक मेरे पुरानी परिचित के परिवार से मिलती जुलती है। लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि उसके सामने वो उसकी खोई हुई बेटी खड़ी थी। पार्ट 7 और 8, चैप्टर 162, बाप बेटी का मिलन, जाओ शी का छुपा दर्द। माँ, क्या आप ग्रैंड फिजिशियन शिया को जानती हैं? जाओ फेंग ने पलटकर अपनी माँ को देखा। हाँ। जाओ शी ने धीरे से सिर हिलाया, पर उनकी आंखों में जज्बात का तूफान छिपा हुआ था। ग्रैंड फिजिशियन शिया हम मेडिकल क्लैन के मुखिया हैं। एक तरह से मैं उनकी शिष्या हूँ। जाओ शी ने अपने दिल को संभालते हुए सीधी आवाज में जवाब दिया। अच्छा, इसलिए माँ की दवाइयों की कला इतनी लाजवाब है।
जाओ फेंग हंस पड़ा। तो ग्रैंड फिजिशियन शिया बिल्कुल सही जगह आए हैं। भैया! तभी एक परिचित सा चेहरा तेजी से आता दिखा, जिसे देखकर जाओ फेंग के चेहरे पर खुशी चमक उठी। ग्रैंडफादर वो? 4 साल हो गए, मैं अभी अभी आया हूँ, अभी तक आपसे मिलने का मौका भी नहीं मिला। जाओ फेंग के टोन में गहरा अदब था। वो ली जेंग ही तो थे जिनके सहारे उनकी माँ ने सालों तक परिवार को संभाला था। बस बेटा, तुम वापस आ गए वही काफी है। जब तुम जंग पे गए थे मैं सच में डर गया था, पर अब तुम एक महासंघ जनरल बनकर लौटे हो, मुझे तुम पर फक्र है। वूली जेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए जाओ फेंग पर जाओ यिंग उसके खुद के पोतों जैसे थे। ग्रैंडफादर वू, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जाओ फेंग की आवाज़ मजबूत और सच्ची थी। वो खुश होकर बोला, बहुत सारे गांव वाले तुम्हें देखना चाहते हैं, सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया? किस बात का? जाओ फेंग हैरान हुआ। भैया, जाओ यिंग ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हें जो जमीन मनसब के साथ मिली थी, हमने उसे गांव वालों को खेती के लिए दे दिया, सिर्फ नाम के हिसाब से थोड़ा रेंट लिया। इस वजह से गांव वाले आज आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जाओ फेंग को समझ आया और वो हल्का सा मुस्कुराया। अरे, ये तो छोटी सी बात थी। छोटी तुम्हारे लिए, पर उनके लिए ये बहुत बड़ा एहसान है। जाओ, उनसे मिल लो। ठीक है, जाओ फेंग ने सिर हिलाया, फिर माँ की तरफ मुड़कर बोला, माँ, ग्रैंड फिजिशियन शाह का इंतज़ाम कर दीजिएगा, मैं गांव वालों से मिलके आता हूँ। जाओ शी ने चुपचाप सिर हिला दिया। वालियन यान ने तुरंत सिचुएशन समझ ली। यिंगर, चलो, माँ को ग्रैंड फिजिशियन शिया से बात करने दो। उसने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा। उसकी सोल्जर वाली आंखें देख चुकी थीं। माँ और ग्रैंड फिजिशियन शिया के बीच कोई पुरानी कहानी छिपी हुई थी। भाभी चलिए, जाओ यिंग ने खुशी से उंगली पकड़कर अंदर ले गई। अब कोर्ट यार्ड में सिर्फ जाओ शी और ग्रैंड फिजिशियन शिया रह गए थे। दोनों चुप, दोनों की आंखों में आंसू और दोनों के दिल में एक जैसे दर्द। काफी देर बाद, चलिए, जाओ शी ने धीरे से कहा। शिया वुक्वे बिना एक शब्द बोले उनके पीछे चल दिया। दोनों वापस उस छोटे से कोर्टयार्ड में आए जहां जाओ शी सालों से अकेली रहती थी। ये कोर्टयार्ड बदल चुका था। जाओ फेंग जनरल बन गया था, उनके पास बड़ा महल था, पर जाओ शी फिर भी यहीं रहती थी, वहीं जहां दर्द भी था और बचना भी। ये सबसे ज्यादा उनका अपना था। और फिर जाओ शी घुटनों पर गिर गई। पिताजी, मेरी बेटी अपराधिनी है। उनकी आवाज टूट चुकी थी। शिया वुकुए का दिल कांप उठा। डोंग, ये क्या कह रही हो? तुम बिल्कुल अपराधी नहीं हो। अपराधी मैं हूं, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। अगर उस दिन मैं तुम्हें बचा लेता तो ये सब कभी नहीं होता। तुमने कितना सहा है, मेरी बेटी। वो बेटी को जोर से गले लगा लेता है। 21 साल का इंतजार, 21 साल की छोटी बड़ी तकलीफें, 21 साल का उदास तन्हा जीवन, सब आंसुओं में बह गया। पिताजी, 21 साल में आपके पास नहीं थी, ये मेरा गुनाह है। शियान्यांग में आप थे, पर मैं आपसे मिलने की हिम्मत नहीं करताई। ये सबसे बड़ा गुनाह था। उनकी आवाज अब टूट चुकी थी। शिया वुकुए समझ रहा था, हर एक बात, हर एक आंसू। उसने खुद देखा था कि राजवर्ग का अंधेरा कितना कीमती जीवन बर्बाद कर सकता है। अगर जाओशी भागती नहीं तो उसकी बेटी कब का मर चुकी होती और उसके 2 पोते पोती कभी पैदा नहीं होते। शिया वुकुए ने धीरे से पूछा, जाओ फेंग और जाओ यिंग वो राजा के बच्चे हैं, है ना? वो जवाब जानता था, बस एक तस्दीक चाहिए थी। जाओशी ने आंखें बंद करके सांस ली। हाँ, जब मैं साक्यू पहुंची तब मैं गर्भवती थी। फिर भी तुम्हारा नाम उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं? कैसे लोगों ने मान लिया कि उनके पिता हंडान की जंग में शहीद हो गए थे? जाओशी ने हल्का सा सांस लिया। वो सब वोली जेंग की वजह से संभव हो पाया। मैं साक्यू पहुंची तो वही एक थे जिन्होंने मुझे बचाया।
उनके एक शिष्य के बेटे का पहले से रिकॉर्ड था, शहीद का। उसकी पत्नी गांव छोड़कर चली गई थी। मैंने उसकी जगह ले ली। संकट में एक चमत्कार मिल गया और उसका सरनेम भी जाओ था। इससे सब कुछ और आसान हो गया। श्यावुकवे समझ गया। फिर उसने एक और सवाल पूछा, हल्का डर लेकर। डोंग, अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाता तो क्या तुम कभी श्यान्यांग लौटती? जाओशी का चेहरा शांत हो गया। पिताजी, आप जवाब जानते हैं। अगर मैं श्यान्यांग जाती तो फिंगर और यंगर दोनों मर जाते। वो लोग ताकत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे फिंगर आज जितना भी बड़ा जनरल क्यों ना हो, अगर उन्हें पता चल जाता वो पागल हो जाते और मेरा बेटा, मेरा बेटी पहली ही रात मर दिए जाते। जाओशी की आंखों से फिर आंसू टपक पड़े। मैं जिंदगी में और कुछ नहीं चाहती, बस इतना कि फेंग और येंग हमेशा खैरियत से, सुकून से जिएं। मेरे लिए वही सबसे बड़ा सुख है। ऊपर से फेंग अब इतना अच्छा कर रहा है, इतनी बड़ी पोजीशन संभाल रहा है। मेरे लिए यही काफी है। जाओशी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। शाओवुकवे के चेहरे पर गहरी उलझन थी। पर क्या तुम जेंग से मिलना नहीं चाहती? उससे एक बार देखना नहीं चाहोगी? ये सालों में मैं तुम्हें ढूंढता रहा हूं, लेकिन जेंग तुमसे मिलने के लिए और भी बेचैन था। जब जाओ का पतन हुआ तब जेंग खुद हंडान तक गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था तुम वहां होगी। तुम्हारे लिए आज तक उसने रानी नहीं बनाई, आज तक। शाओवुकवे की आवाज पिघल रही थी। वो चाहता था कि उसकी बेटी कम से कम एक बार यिंगजेंग के सामने जाकर सब कुछ साफ करे। पिताजी, आप उन्हें जानते हैं, पर मैं उन्हें और ज्यादा जानती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो चाहे जो हो जाए मुझे लेने आएंगे, खुलकर मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देंगे, फेंग और येंग को अपने बच्चे घोषित करेंगे। फिर क्या होगा? फेंग तुरंत निशाना बन जाएगा। चाहे अब फेंग कितना ही बड़ा पद संभाले, चाहे जेंग की पूरी ताकत ही क्यों ना हो, वो राजा घराने वाले, वो पुराने नोबल फैमिलीज, वो ताज के लिए किसी को भी मार देंगे। मैं नहीं चाहती फेंग खतरे में पड़े। मेरे बच्चे सेफ रहें, बस वही काफ़ी है, चाहे मुझे जान भी देनी पड़े। जाओशी के अल्फाज पत्थर की तरह मजबूत थे। अपनी बेटी की इस किस्म की हिम्मत और दर्द देखकर शाओवुकवे सिर्फ गहरी सांस लेकर मान सकता था। बाहर शाह मैंशन के सामने रात का आसमान थोड़ा अंधेरा था, पर शाह गांव के लोगों की भीड़ बहुत बड़ी थी। पुराने लोग, नए लोग, सब एक जैसी उत्सुकता के साथ खड़े थे। जाओ फेंग आ रहा है। अरे जाओ लड़के, तू वापस आ गया, हमारे शाह गांव का नाम रोशन कर दिया। जाओ बेटा, मैं हूँ तुम्हारा पड़ोसी बुढ़ा ली, याद है ना तो? और मैं हूँ जाओ आंटी, बचपन में तुम बहुत शरारती थे। ये वो लोग थे जो कभी उसकी माँ की मदद करते थे, और कई लोग वो भी थे जो तब कुछ खास नहीं करते थे पर अब मुस्कुरा में रिश्ते जोड़ना चाहते थे। जाओ फेंग सबको शांति से मुस्कुरा देकर जवाब दे रहा था। शाह गांव के प्यारे लोगों, मैं 6 साल दूर था। आज जब सब यहाँ इकट्ठा हो गए हैं तो मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूँ। 3 दिन बाद मैं अपने घर में एक भोज रख रहा हूँ, अपनी पत्नी के साथ शादी का आधिकारिक भोज, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरी माँ की खुशी के लिए। शाह गांव का हर एक इंसान इस भोज में बुलाया गया है। जाओ फेंग की आवाज़ शानदार और बुलंद थी। जनरल जाओ कमाल के आदमी हैं, हम जरूर आएंगे। धन्यवाद जनरल जाओ, आप हमेशा हमारे परिवार का ख्याल रखते आए हैं, जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही यन बिंग खुशी से फूल गए। रात सवेरा पुरानी झोपड़ी का नज़ारा। विलेजर से विदाई लेकर जाओ फेंग वापस महल में आया, पर माँ और डॉक्टर शाह कहीं दिखे नहीं। मैडम और डॉक्टर शाह छोटी झोपड़ी की तरफ गए हैं, एक नौकरानी ने इन्फॉर्मेशन दी। जाओ फेंग ने सिर हिलाया। वो जगह, वही 3 पुरानी फूस की झोपड़ियां, जहां उसने सोया, जिया, भूखा रहा, मेहनत की, पूरे 16 साल।
आज उन झोपड़ियों के बीच में बड़े महल, सुंदर पवेलियंस, ज़ाओफेंग का दिल एक अजीब दर्द से भर गया। सिर्फ 4 साल में सब क्या से क्या हो गया। दूर से ही उसने देखा शाओ वुक्वे और उसकी माँ शांत से बैठकर चाय पी रहे थे। ज़ाओफेंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। लगता है डॉक्टर शाह माँ को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। फेंगर, डॉक्टर शाह तुम्हारे गुरुजी के गुरु हैं, ज़ाओशी ने बताया। ओह, तो डॉक्टर शाह ने ब्रेसलेट पहचान कर ही सब समझ लिया। ज़ाओफेंग को सब याद आ गया। वैसे मॉम, डॉक्टर शाह के रहने का इंतजाम हो गया? बिल्कुल, तुम बस अपना काम करो, ज़ाओशी ने प्यार से कहा। ठीक है, आप दोनों आराम से बात करिए, ज़ाओफेंग ने आसानी से कहा बिना कुछ शक के। रात को ज़ाओफेंग के कमरे में। वो दोनों छोटे बच्चे कहाँ गए? ज़ाओफेंग ने आसपास देखकर पूछा। वो तो पूरे टाइम अपनी बुआ के साथ चिपके हुए थे, वांगियांग हल्की हंसी के साथ बोली। अच्छा है, ज़ाओफेंग ने संतोष से सिर हिलाया। पार्ट 10 चैप्टर 163 सुबह का सुकून और छुपा हुआ सच। हस्बैंड, तुम्हें नहीं लगता डॉक्टर श्यान ने आज मदर को देखकर थोड़ा अजीब बिहेव किया? वांग यान ने क्यूरियोसिटी भरी आवाज में पूछा। अजीब मतलब? ज़ाओफेंग ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। पता नहीं, पर लग रहा था जैसे दोनों कुछ छुपा रहे हों। वांग यान का अंदाजा कभी गलत नहीं होता था। ज़ाओफेंग बस हल्की सी हंसी हंसा। तुम ज्यादा सोच रही हो, डॉक्टर शाह और मदर का तो पहले से रिश्ता है। मदर खुद बता चुकी हैं कि वो कभी उनके अंडर मेडिसिन सीखती थी। ब्रेसलेट भी उन्होंने पहले देखा हुआ था। बस यही बात थी। अच्छा, तो ये बात थी। वांग यान ने सर हिलाया, पर फिर भी उसके दिल में एक हल्का सा डाउट था। डॉक्टर शाह और माँ के बीच का वो पल सिंपल रियूनियन जैसा बिल्कुल नहीं लगा था। चलो अब रहने दो, इतनी लंबी ट्रैवल के बाद आराम करते हैं। 4 साल बाद घर की खाट पर सोना है, लगता है सपना सच हो गया। ज़ाओफेंग हंसकर वांग यान को अपनी तरफ खींच लेता है। 4 years later, सुबह सवेरे, शाह घर का पुराना आंगन। 4 साल में पहली बार पूरे परिवार ने एक साथ नाश्ता किया, और ये नाश्ता ज़ाओशी ने अपने हाथों से बनाया था। वाह, माँ के पैनकेक्स, 4 साल हो गए, बहुत मिस किए। ज़ाओफेंग ने खुशी से एक बड़ा सा बाइट लिया। पसंद आया तो और खा बेटा, ज़ाओशी की माँ वाली नर्म आवाज़ घर भर में गुनगुनाई। भैया, इस बार राजा ने तुम्हें कितने दिन की छुट्टी दी? ज़ाओ यिंग ने पूछा। 1 महीना। 1 महीना? ज़ाओ यिंग ने मुंह फुला लिया। सिर्फ 1 महीना बहुत होता है। मैं ग्रैंड जनरल हूँ और मेरा मिलिट्री कैंप अभी तक बनी नहीं। छुट्टी खत्म होते ही मुझे शानयांग लौटना पड़ेगा। कैंप की स्थापना देश का काम है, इससे डिले नहीं कर सकता। ज़ाओफेंग ने पेशेंटली समझाया। वो खुद भी ज्यादा रुकना चाहता था, पर राजा उस पर पूरा विश्वास करता था। जब तक राजा अच्छा पी करता रहेगा, ज़ाओफेंग भी अपनी ताकत पूरी ईमानदारी से लगाता रहेगा। और जब कैंप बन जाएगा, तब वो ग्रैंड जनरल का असली सील भी कंडेंस कर लेगा, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि तुम 4 साल बाद आए हो और अब सिर्फ 1 महीना रुकोगे। राजा बहुत कंजूस है, ज़ाओ यिंग ने नाराज होकर कहा। ये बात बाहर मत बोलना, वरना सच में पकड़कर पीट डालेंगे। ज़ाओफेंग हंस दिया। मैं नहीं डरती, जब तक राजा सच में उतना ही कंजूस ना हो, ज़ाओ यिंग ने नखरे से कहा। वैसे, ज़ाओफेंग ने आंखों में शरारत लेकर बहन की तरफ देखा। अब तुम 20 साल की हो चुकी हो, तो एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी फिक्स कर दूं? ज़ाओफेंग ने टीज किया। ज़ाओ यिंग का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। आप हिम्मत मत करना, मैं शादी नहीं कर रही। असल में ज़ाओफेंग के पास सच में अधिकार था। पिताजी नहीं रहे और वो घर का मुखिया था। 20 साल हो गए हैं। इस दौर में लोग 13-14 साल में शादी कर लेते हैं। मुझे सच में चिंता होती है। मैं अभी शादी नहीं कर रही, जब सही इंसान मिलेगा तब सोचूंगी। ज़ाओ यिंग ने दृढ़ता से जवाब दिया। पर तुम मिलोगी कैसे? पूरा दिन घर में बैठी रहती हो। ज़ाओफेंग ने थोड़ा थक कर कहा। फेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। भाई और भाभी का क्या? उनका भी तो चांस इनकाउंटर ही था। ज़ाओ यिंग ने पलट कर बोला। ज़ाओफेंग हंसा। अच्छा, तो तुम भी आर्मी ज्वाइन करोगी?
वहाँ कोई लड़का पसंद आ जाएगा? जाओ युंग ने नखरे से हफ किया। हस्बैंड, इंगर को खुद डिसाइड करने दो। जब हम शानयांग जाएंगे वहाँ प्रचुर टैलेंटेड यंग मैन होंगे। कौन उसकी बेइज्जती करेगा? तुम्हारी बहन है। वांग यान ने जेंटली टोक दिया। अब वो घर की बड़ी बहू है, उसकी बात का वजन होता है। सिस्टर इन लॉ सबसे बेस्ट है। जाओ यिंग तुरंत वांग यान से चिपक गई, नर्म सी आवाज में। फिंगर, शादी वाला जो बैंक्वेट बोल रहे थे, सब तैयारी कर ली? जाओ शी ने पूछा। बच्चों की शादी उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज थी। शानयांग में तो शादी हो चुकी थी, पर शाह विलेज वाला वेडिंग बैंक्वेट अभी भी बाकी था। हाँ, वैसे शानयांग में तो राजा खुद मेरे बड़े के रूप में खड़ा हुआ था। 162